बताएं। देखिए, अंदर की खबर से पहले मैं बाहर की खबर बता देता हूं जो दुनिया को बताया गया है कि अरुण सिंह आए यहां पर और बीजेपी मुख्यालय उन्होंने कहा कि संसदीय बोर्ड तय करेगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। उसके बाद सीपी जोशी आए प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी विधायक दल की बैठक होगी। फिलहाल मैं वसुंधरा राजे के घर के बाहर हूं और आपको दिखा रहा हूं यहां पर कि समर्थक इक्की दुक्के आए हैं और बहुत सारे लोग जो हैं अंदर हैं, लेकिन अचानक से कल शाम 4 बजे जो सिलसिला शुरू हुआ था विधायकों का आने का, वो अचानक से 11 बजे तक तो चला मगर रुक गया। अब कहा जा रहा है कि 68 विधायक अब तक आए हैं। 68 विधायकों की गिनती बताई गई है, मगर देखिए जो विधायक यहाँ आ रहे हैं वो बीजेपी मुख्यालय भी जा रहे हैं। कुछ विधायकों ने जरूर ये कही थी कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, मगर आज थोड़ी सी बदली हुई परिस्थितियां हैं। अंजना, जो विधायक कल बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री बनाया जाए, आज वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो उन्होंने कहा कि नहीं, जिसे हमें केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा वही मंजूर होगा। थोड़ी सी बदली हुई परिस्थितियां हैं, मगर मैं लगता है कुछ तैयारियां भी चल रही है यहाँ पर कोई पोस्टर बैनर लगाने की, तो एक गहमा-गहमी तो है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से विधायक दल की बैठक में देरी हो रही है या फिर जानबूझ कर कोई प्लानिंग हो रही है, पता नहीं, या सामान्य सा समय लिया जा रहा है, मगर इस तरह से यहाँ पर एक माहौल जो कल शाम का था उसमें थोड़ा सा सन्नाटा है। फिलहाल 2 विधायक अंदर गए हैं, प्रताप सिंह सिंघवी, कालीचरण सराफ, लेकिन दोनों ने अपने गाड़ी का शीशा नहीं उतारा। तो हालांकि देखिए, वसुंधरा राजे राजस्थान की बेहद लोकप्रिय नेता हैं। अगर वो बनती हैं तो ठीक है, नहीं बनती हैं तो फिर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा घर्षण बल तो लगेगा ही। ट्रांजिशन पीरियड में जो बदलाव होता है तो थोड़ा सा विरोध तो होता ही है, वो स्वाभाविक है। लेकिन ज्यादातर विधायकों से बातचीत हुई, वो चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीत हुई है, तो इस बार थोड़ी सी बदली हुई परिस्थितियां हैं। मुझे लग रहा है कि बीजेपी भी प्लान बी को तैयार करने के लिए ही कल रात अरुण सिंह को और जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को यहाँ जयपुर भेजा, जब कल रात से इस तरह के दृश्य आने शुरू हो गए थे कि विधायक मांग करने लगे थे कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जी जल्दी से चलते हैं मेन के पास। मेन, एमपी से क्या खबर है? जी देखिए, मध्य प्रदेश के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनमें से वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, ये सब दिल्ली में हैं। और वीडी शर्मा जो है आज अमित शाह से मिले भी हैं और अमित शाह के यहाँ से एक खबर सामने आई है कि इस हफ्ते के अंत तक डिसीजन ले लिया जाएगा। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने आज बयान दिया और कहा कि वो मुख्यमंत्री पद की रेस के लिए ना कभी उम्मीदवार थे, ना अब आज हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे बल्कि छिंदवाड़ा जाएंगे, जहां से कांग्रेस पार्टी का एकमात्र सांसद नकुल नाथ जो है लोकसभा का है। तो शिवराज सिंह चौहान भी अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं और उन्होंने लाडली बहनाओं को भी, जिनके लिए वो क्रेडिट मिल रहा है, उनको भी उन्होंने आज एड्रेस किया और कहा है कि वो किसी भी कीमत पर उनके लिए जो प्रॉमिस किया गया है 3000 रुपए प्रति माह देने का, उसको पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। तो पोजीशनिंग हो रही है, लेकिन इस हफ्ते के अंत तक डिसीजन ले लिया जाएगा और डिसीजन जो है गृह मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर के अलावा तीसरा कोई व्यक्ति नहीं लेगा। बिल्कुल सप्ताह लगेगा। छत्तीसगढ़ से सुमी, सीएम को लेकर क्या अटकल है? जो बिल्कुल ओम माथुर का एक स्टेटमेंट आता है, उसमें वो साफ साफ तरीके से कह देते हैं कि इस बार का जो सीएम होगा छत्तीसगढ़ का, वो बिल्कुल एक चौंकाने वाला चेहरा होगा। तो अपने आप में ये भी जो है सस्पेंस को बढ़ा देता है कि क्या शायद डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखे जाएंगे इस बार। लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस बीजेपी के पास अवेलेबल हैं, वो किस तरफ जाना चाहती है वो उनको डिसाइड करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि विष्णुदेव साय का नाम अभी बहुत ज्यादा चल रहा है। विष्णुदेव साय ट्राइबल मंत्री हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, और उनके अलावा बहुत सारे जो विमेन लीडर्स हैं उनका भी नाम चल रहा है। गोमती साय का नाम चल रहा है, रेणुका सिंह का भी नाम चल रहा है। गोमती साय, रेणुका साय दोनों ही ट्राइबल मिनिस्टर्स हैं और वुमन है, तो ये सर्टेन इक्वेशंस में फिट बैठ रही हैं, इसलिए इन सभी का नाम चल रहा है। लेकिन अगर ओबीसी की बात करें तो अरुण साव का चेहरा है, और कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस के हिसाब से भी देखा जाए तो बृजमोहन अग्रवाल भी इस पूरे रेस में पीछे नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल 8वीं बार के विधायक है और उस पर 68,000 के वॉपिंग विक्ट्री उनको मिली है। तो एक बृजमोहन अग्रवाल जी का भी नाम शायद लास्ट मिनट हो सकता है वो एंट्री हो जाए। लेकिन चौंकाने वाला चेहरा इस बारी छत्तीसगढ़ से निकल सकता है, ये बहुत देखना खास होगा। और इस हफ्ते के एंड तक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और सिर्फ अमित शाह ही जानते हैं। बिल्कुल, आपने अंत की जो 2 लाइनें कही उसी में पूरी कहानी है। और चौंकाने वाला हो तब नहीं चौंकेंगे हम लोग, क्योंकि हमेशा बीजेपी अब चौंकाने वाले ही किसी उम्मीदवार को अल्टीमेटली सीएम घोषित करती है। बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी भी इन तमाम राज्यों में स्थिति साफ नहीं है, जनता की नजर इसी बात पर है, लोग सबसे ज्यादा यही जानना चाह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, कि
कि आखिर सीएम कौन बनेगा। इंडिया गठबंधन और वहां पर जो किचकिच चल रही है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन कब तक माने कि लोग जान पाएंगे कि इन 3 राज्यों में सीएम कौन होगा। देखिए, सीएम का निर्णय केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगा और उचित समय पे बहुत उपयुक्त मुख्यमंत्री आप लोगों को पता लग जाएगा। हाँ, ये बात बहुत स्पष्ट है, जैसे आपके तमाम लोग बता रहे थे, केंद्रीय नेतृत्व पूरी विषय के ऊपर पूरी गंभीरता के साथ सभी पहलुओं और आयामों के विश्लेषण के साथ जैसे उन्होंने शानदार प्रदर्शन हमारा रहा है हमारे केंद्रीय नेतृत्व के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी की रणनीति और नड्डा जी का सांगठनिक कौशल, तो आप ये आश्वस्त रहिए कि उसी तरीके का एक शानदार और जानदार नेतृत्व इन तीनों राज्यों में देखने को मिलेगा। ठीक है, आज अभय दुबे जी भी हमारे साथ हैं और कीर्ति आजाद जी भी हमारे साथ हैं। अब प्रश्न इंडिया गठबंधन पर, चाहे अंदर खाने से समाजवादी पार्टी प्रश्न खड़े कर रही हो कांग्रेस पर या फिर ममता बनर्जी, लेकिन ममता बनर्जी साथ में यह भी कह रही है कि अभी भी अगर हमने सीट शेयरिंग कर ली तो कोई वजह नहीं है कि हम सत्ता से बेदखल ना कर दे बीजेपी को 2024 में। इस पर आपका जवाब क्या होगा सुधांशु? मुझसे पूछा अंजना जी आपने? सुधांशु जी से एक छोटा सा जवाब ले रही हूं, फिर आप लोगों के पास आऊंगी, क्योंकि अभी भी वो कह रहे हैं कि हम सीट शेयरिंग 24 के लिए कर लेंगे। ये तो राज्यों के चुनाव थे, राज्यों में हम अलग लड़े हैं। सुधांशु जी देखिए, वास्तविकता यह है कि इन राज्यों के जो परिणाम रहे हैं, हाँ। इसके अंदर अगर सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे तो जिस इंडिया गठबंधन के लोगों की पेशानी में बल पड़ना स्वाभाविक है। कारण यह है कि कर्नाटक में अगर देखा जाए तो जेडीएस का वोट खींचने में कांग्रेस सफल रही थी, हमारा वोट उतना इंटैक्ट रहा था, और तेलंगाना में बीआरएस का वोट खींचने में सफल रही, और वो मुख्यतः वही वोट है जिसके लिए इन सब के बीच में प्रतिस्पर्धा रहती है, यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो माइनॉरिटी वोट या मुस्लिम वोट। अब सबके मन में डर हो गया होगा, अखिलेश जी से लेके नीतीश जी से लेके ममता जी तक के मन में, कि कहीं ऐसा ना हो जो कल कांग्रेस का था आज मेरा है, कल फिर कांग्रेस का हो जाए। इसलिए मुझे लगता है कि वो लोग जो भी निर्णय ले रहे हैं वो राजनीतिक दृष्टि से सशंकित और आशंकित होकर ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस विषय के ऊपर जो सीट शेयरिंग की बात कह रही हैं, जब वो लोग आपस में अपने वोट बैंक शेयरिंग को तैयार होंगे तभी सीट शेयरिंग होगी, मगर वोट बैंक से इन सब दोनों को इतना अगाध स्नेह है कि एक दूसरे की काट छांट कर सकते हैं। कोई किसी को चालू पार्टी कह देगा, कोई चिरकुट पार्टी कह देगा, मगर मुझे यह नहीं लगता है कि कोई वोट बैंक शेयर करने को तैयार होगा। इसलिए सीट शेयरिंग की बात मुझे ख्वाबों ख्यालों के अफसाने तक ही सीमित लगती है। ख्वाबों ख्यालों के अफसाने वो लग रहा है सीट शेयरिंग का आपका फॉर्मूला। लेकिन अभय दुबे जी, क्या कांग्रेस पार्टी पर हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में मिली हार, यानी आपकी आपदा, अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के लिए अवसर में बदल गई है? अंजना जी, ये भय अच्छा है जो सुधांशु जी को इतनी प्रचंड जीत के बाद भी गठबंधन के दलों से सता रहा है। ये बता रहा है कि इतिहास दोहराया जाने वाला है। यही तो हुआ था 2004 के पहले। 2003 में तीनों उपरांत कांग्रेस पार्टी हार गई थी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। और इतने ही राजस्थान में ये लोग 120 सीट कर जीत कर आए थे, छत्तीसगढ़ में 50 सीटें जीती थी और मध्य प्रदेश में 173 सीटें जीते थे। मगर क्या हुआ? अटल बिहारी जैसी टावरिंग पर्सनालिटी उस समय थी। मैं नहीं मानता नरेंद्र मोदी जी की छवि वैसी है जैसी अटल जी की थी, कि बुरी पराजय का सामना करना पड़ा। उस समय भी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अभी जो ममता जी है जहां वहां लेफ्ट हुआ करते थे, उन्होंने उस गठबंधन में प्रत्यक्ष साथ नहीं दिया था। त्रिपुरा में, केरला में और वेस्ट बंगाल में लेफ्ट के लोग थे। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में थे, साथ नहीं आए। लेकिन जब परिणाम आ गए तो 335 सीटों का एक महागठबंधन बना जिसमें ये सारे दल आए थे। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि हर एक प्रांत के स्तर पर ये गठबंधन, राज्यों के चुनाव में नहीं, लेकिन हम हर संभव कोशिश करेंगे कि सीट शेयरिंग हो। हमें ज्यादा परेशानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे हिंदी हार्टलैंड के प्रांतों में नहीं है। हाँ, वेस्ट बंगाल में
उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में एक व्यापक सीट शेयरिंग की आवश्यकता है और इन प्रांतों में भी जहां होगा हम सहमति व्यक्त करेंगे, जहां जहां क्षेत्रीय दल अपेक्षा करेंगे। और ये परिणाम जो तीनों प्रांतों के हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये तीनों दल नाराज नहीं, ममता जी ने कहा कि उन्हें सूचना नहीं थी और नहीं दी गई थी तब तक सूचना। मगर इधर तमिलनाडु में इतना अधिक प्राकृतिक आपदा थी तो कैसे संभव था कि हम गठबंधन के दल अपने राजनीतिक दल की सत्ता की भूख मिटाते। हमने, नीतीश जी ने तो अस्वस्थता के बावजूद सैद्धांतिक सहमति, हमको पता था कि वो तो शामिल होंगे, मगर ये एक निर्णय सामूहिक लिया और ममता जी ने खुद बयान दिया कि मुझे पता होता तो मैं अवश्य उस मीटिंग में जाती, क्योंकि तब तक हमने सूचित नहीं किया था और कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की थी, एक सैद्धांतिक निर्णय था। मगर फिर भी हम सामूहिकता के साथ सारे दल लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ेगा। ये तात्कालिक जीत है। इन प्रांतों की जो जीत मिली है इनको, 18 साल की नाकामी थी, 12 मंत्री हार गए मध्य प्रदेश में, बड़े बड़े मंत्री हार गए, इतनी नाकामी थी। लेकिन ये 4 महीने से जो लाडली बहना का पैसा ट्रांसफर किया और महतारी योजना जो छत्तीसगढ़ में, जिस पर आप भी प्रकाश डाल रही थी, उसका तात्कालिक प्रभाव है जो 2-3 महीने में वो प्रभाव कम होगा और वो जो देश का चुनाव है वो महंगाई पर, बेरोजगारी पर, संसाधनों की लूट पर होगा। और तेलंगाना में आप क्यों जीते? तेलंगाना में हमसे अपेक्षा थी लोगों को, यहां पर चूंकि राज्य की मध्य प्रदेश में तो वो डिलीवर कर रहे थे और चूंकि बीजेपी से मध्य प्रदेश का प्रांत नहीं, देखिए इन चारों प्रांतों में बिना सोचे समझे बीजेपी पैसा देकर वोट दे दिया। मैंने कहा हम तो इनको बधाई, अंजना जी बधाई देते हैं। जितना प्रचंड बहुमत मिला है, प्रधानमंत्री जी को भी, भारतीय जनता पार्टी को शुभकामनाएं। वो जनता की भावनाओं पर खरा उतरे, अगर नहीं उतरेंगे तो परिणाम देखने को मिल जाएंगे। 3000 रुपए का वादा किया था बहनों को कि जीत जाएंगे तो 3000 ट्रांसफर करेंगे। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बहनों को शिवराज जी करे ट्रांसफर। देखते हैं हम चुनाव के परिणाम बदलते हैं कि नहीं बदलते। कीर्ति आजाद जी, सवाल आपसे है। ममता बनर्जी खुलकर सामने आई, उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी जिस तरह से कह रही है कि जनता ने ध्रुवीकरण की वजह से उनको वोट दे दिया बीजेपी को, उन्होंने कहा ये जनता की हार नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की हार है। ममता बनर्जी ने कहा 6 दिसंबर की बैठक के बारे में उन्हें पहले जानकारी नहीं दी गई थी। क्या कांग्रेस पार्टी को तमाम क्षेत्रीय दल, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी ये संदेश दे रहे हैं कि कर्नाटक की जीत के बाद अति उत्साह में जो आप लीडरशिप रोल में आ रहे थे, एमपी में आपने कोई सीट शेयरिंग नहीं की, इन तरीकों को छोड़िए, तभी 24 में हम मिलकर हैट्रिक रोक पाएंगे। महोदय, आपने 1-2 बातें रखी। एक तो आपके सामने स्वतः स्पष्ट है कि आपने सबके वक्तव्य दिखा दिया जो नहीं आ पा रहे हैं। अगर नीतीश जी बीमार है तो वोट करने नहीं आ सकती।